अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब। आप देख रहे हैं असमक फार्म। आज हम आए हैं असमक फार्म पर। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब शौकत साहब, सीईओ असमक फार्म और बायोफ्लॉग एक्सपर्ट, और मोहतरम जनाब आमिर खान जो असमक फार्म के ऑपरेशनल मैनेजर हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आप कैसे हैं? सलाम आफ्ताब भाई। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप मुझे मुख्तसरन बताइएगा, मेरे भी इल्म में इजाफा करें और लोगों को भी बताइए, बायोफ्लॉग क्या है? बायोफ्लॉग एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम फिश फार्मिंग करते हैं। और ये ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके हैं, जैसे हम कराची में रहते हैं, तो कराची में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम कराची जैसे छोटे शहर में जो है इतने कंजस्टेड इलाकों में फिश फार्मिंग कर सकते हैं। लोगों का वो पुरानी सोच यही थी कि हम जो है ना वो एक बड़ा एकड़ के तालाब लेने पड़ेंगे फिर ही फिश फार्मिंग हो सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप महदूद सोर्सेज में रह के आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास पीने का पानी यानी मतलब पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप बोरिंग के पानी यूज़ करके आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। एग्जांपल, अगर आप देखें तो एक छत का जो पंखा होता है वो लोड लेता है और उससे जो है ना तकरीबन आपकी 800 केजी के एक टैंक से प्रोडक्शन आती है। तो बिल्कुल आप ये आसान टेक्नोलॉजी है और इसे शहरी टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अच्छा सर, वो बात तो आपकी सही है, जैसा कि आपने कहा कि बोरिंग का पानी। तो मैंने जो सुना है, अक्सर जो इंटरनेट पे बातें चल रही होती हैं कि भाई बोरिंग के पानी में तो फार्मिंग नहीं हो सकती, तो ये कैसे मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल देखें, हर मछली की अपनी कैपेसिटी होती है। एग्जांपल, कहीं पे बोरिंग आती है, बोरिंग का पानी निकलता है 2000 टीडीएस का निकलता है, कहीं पे 3000 होता है, कहीं पे 4000, कहीं पे 8000। एग्जांपल, अगर कहीं पे 8000 टीडीएस का पानी आया यानी वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो वहाँ पे भी आप फार्मिंग कर सकते हैं तिलापिया फिश की। उसके अलावा जो दूसरी स्पीशीज़ हैं, जैसे अगर आप बंगासिस फिश की बात करें, तो बंगासिस जो है वो 5000 से ज़्यादा टीडीएस पे सर्वाइव नहीं करती, वो 5000 से कम टीडीएस पे सर्वाइव करती है। तो ये सर्वाइवल रेशो होता है, हर स्पीशीज का अपना सर्वाइवल रेशो है, उस हिसाब से फिश फार्मिंग की जाती है। अच्छा, तो मेरा सवाल मोहतरम जनाब आपसे, आमिर खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के शौकत साहब ने बताया कि ये शहरी क्या कहना चाहिए, शहरी फार्मिंग में फार्मिंग है या क्या है टैंक, तो आप मुझे बताइए आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, या आप समझते हैं इस टेक्नोलॉजी में कितना पोटेंशियल है कि ये आने वाले वक्तों में हमारी बेरोजगारी या क्या कहना चाहिए कारोबार में या ब्लू इकोनॉमी में पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकता है? आप क्या समझते हैं? जी आफ्ताब भाई, हम यही चाहते हैं कि कराची में ये काम चले, पूरी दुनिया में चल रही है। बायोफ्लॉग काम पूरी दुनिया में चल रहा है। इंडोनेशिया में, अफ्रीका में मैं खुद लगा गया बहुत बायोफ्लॉग, हर जगह चल रही है काम। पाकिस्तान सबसे पीछे है। इसकी वजह क्या है, आप कुछ बता उसकी सकें? वजह यही कि यहाँ नॉलेज नहीं है ना। तो इस सिलसिले में असम कुछ कर रही है, नहीं कर रही, कुछ आप बताएंगे? इस सिलसिले में हम जो है वो हर हफ्ते अपने फार्म पे यहाँ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आज आपने देखा, आज भी हमारे पास लोग आए हुए थे ट्रेनिंग करने। और उसके अलावा हम जो है वो फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। हमने गवर्नमेंट की हैचरीज में जाके ट्रेनिंग करवाई है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है हम लेक्चर देते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को ब्लू टेक्नोलॉजी के नाम पे भी, यानी ब्लू इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो वो एक वो सोसाइटी थी, घरेलू सोसाइटी थी। तो वहाँ पे मैंने 5 टैंक लगा के फार्मिंग शुरू की थी, क्योंकि मेरा एक खाली प्लॉट तो खाली पड़ा हुआ था। तो वहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे 1 साल तक तो मैं डरता था कि कहीं पड़ोस वाले या सोसाइटी वाले एतराज़ ना करें कि भाई आप फार्मिंग कर रहे हैं। तो मैंने 1 साल तक की किसी को पता तक नहीं चला कि ये फिश फार्मिंग हो रही है। हालाँकि आप अगर आप कैटल फार्मिंग करें या मुर्गी भी रखें या बकरियाँ रखें, तो घर में वो पोटियाँ अजीब-सी स्मेल, तो इस टाइप का बड़ा वो होता था। लेकिन ये जब फार्मिंग की तो इसमें कोई स्मेल नहीं है। अगर आप देखें तो हमारे फिश फार्म टैंक्स बने हुए, कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और ना ही कोई हार्मफुल बैक्टीरिया इससे निकलते हैं जिससे कोई एनवायरनमेंट में नुकसान पहुंचे या इंसानों के लिए कुछ नुकसान वाली चीज़ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, हालांकि ये जो मेरा फार्म है ये गडाब के एरिया में, अगर आप यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी हरियाली आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमारा एक वाइड फार्म है कि आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने सब्जियां भी लगाई हैं, ट्री भी लगाए हैं। वो हम क्या कर रहे हैं, इसी फिश फार्मिंग का जो ड्रेनेज वाटर होता है वो हम अपने गार्डन को देते हैं, जिससे हमारा ये बाग देखें हरा भरा हुआ है। तो इससे आप डबल बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं यही देख रहा था, यही सोच रहा था, गडाफ में इतनी हरियाली है नहीं और आपका फार्म माशाल्लाह से दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, और ये कैसे मुमकिन, तो ये आपने बता दिया। तो इस हवाले से मुझे ये बताइए कि अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं कि भाई आप बड़े महंगे टैंक लगा रहे हैं, फलां बंदा या फलां शख्स
बड़े सस्ते टैंक लगा रहा है, तो इस बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें। देखें, जो नए लोग होते हैं उन्हें चीज़ों का पता नहीं होता। हालांकि हमारे टैंक्स दूसरों की बानिस्बत बिल्कुल आधी कीमत में है। वो इस वजह से कि जो दूसरे जो टैंक्स बनाते हैं वो 15 फीट के होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, 2 फीट हाइट होती है टैंक्स की। उसमें वाटर कैपेसिटी भी कम होती है, यानी वो जो टैंक बनाते हैं 15 फीट का, दिखने में तो 15 फीट का है, लेकिन वाटर कैपेसिटी उसमें 7-8 हज़ार लीटर की है। ठीक है, वो मैक्सिमम बनने के बाद 1.5 लाख रुपए का उसमें एक्सपेंस आता है। और हम जो बनाते हैं वो होता है 35,000 लीटर का टैंक, यानी उनसे 3 गुना बड़ा टैंक होता है। तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो 2,70,000 रुपये। अगर आप 7-8 हज़ार लीटर को हमारे 35,000 से कंपैरिजन करें तो उनके 3-3.5 टैंक, मतलब 5.5-6 लाख रुपए का उनके हमारी वाटर कैपेसिटी के मुताबिक टैंक होगा, और हम जो है उस वाटर कैपेसिटी का हम आधी कीमत में बना के दे रहे हैं, यानी 2,70,000 का। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है, ये लोगों को पता नहीं चलता। लोग बस साइज को पूछते हैं और बोलते हैं यार ये तो आपका महंगा है। तो मैं उन्हें यही बताने की कोशिश करता हूँ कि कैपेसिटी देखें कि वाटर कैपेसिटी वॉल्यूम कितना है, क्योंकि फिश ने तो जगह पे नहीं रहना, उसने तो पानी में रहना। उसको सही, जितना सही, ज्यादा आप पानी बिल्कुल। देंगे वो उस हिसाब से जो है वो ग्रो दे करेगी, बिल्कुल, प्रोडक्शन बिल्कुल, देगी। बिल्कुल। अगर आप उसे कम पानी में रखेंगे तो वो ज्यादा टैंक्स लगा लेंगे, तो फिर आपकी जो और एक्सपेंसिव चीजें, मतलब टेस्टिंग किट्स, वो काफी एक्सपेंसिव होती है। अगर आप थोड़े थोड़े पानी में टेस्ट करेंगे वो जल्दी खत्म हो जाएंगी, और बड़े पानी में एक दफा टेस्ट करेंगे तो वो आपकी साल 2 साल चलेगी। तो ये लोगों को अवेयरनेस हम देने की कोशिश करते हैं कि लोग छोटे टैंक्स की बजाय वॉल्यूम बड़े टैंक्स बनाएं, उसमें फार्मिंग करें, उसमें एक्सपेंस भी कम आते हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अच्छा शौकत साहब, एक और बात बताइएगा, जैसा कि आपने कहा आप ट्रेनिंग देते हैं जी जी और आप वर्कशॉप भी अटेंड करवाते हैं और आप जो ना लेक्चर्स भी देते हैं यूनिवर्सिटीज में जाके, जी। जबकि सारा मवाद यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो मैं आपकी वर्कशॉप में क्यों आऊँ? दरअसल मैंने भी जब काम शुरू किया था मैंने यूट्यूब देख के ही काम शुरू किया था, सही। लेकिन यूट्यूब एक अलग दुनिया और रियलिटी बिल्कुल अलग है। थोड़ा इसको थोड़ा बताएं, मतलब कैसे मुख्तसर बताएं मतलब जरा। ये कि रियलिटी यूट्यूब में अक्सर लोग बस अपनी चीज़ें बेचने के लिए या कुछ उनका उसमें प्रॉफिट होता है तो वो बस चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। मैंने यूट्यूब देख के जब काम शुरू किया था तो मेरे पहले 2 फ्लॉग 100% मर गए थे। मैंने यूट्यूब का हर टोटका आजमा लिया, मेरी फिश सर्वाइव ही नहीं कर पाई। फिर हमने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली इंडोनेशिया वालों से, उनकी कुछ प्रोबायोटिक्स थे वो हमने मंगवाए, उससे फिर फार्मिंग की। फिर उसके बाद वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते थे तो फिर हमने चाइना से मंगवाना शुरू किए। चाइना के प्रोबायोटिक्स सस्ते थे, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, उस पर हमने काम किया। तो वहाँ से हमें फिर चाइना वालों से सक्सेस स्टोरी हमें मिली, हमें कुछ प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ। इंडोनेशिया का जो प्रोबायोटिक था वो 7,500 रुपये के जी था, सही। और चाइना का था 1200 रुपये के जी उस टाइम पे। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, वो इंडोनेशिया वाला साल में 6 केजी यूज़ होता था, मतलब 48,000 रुपये का सिर्फ प्रोबायोटिक यूज़ होता था। सही। तो जब मैं चाइना पर आया तो वो 2,500 का यूज़ होता है, तो देखे ना एक्सपेंस हमारे कम हो गए। अब जैसे आजकल डॉलर महंगा हो गया, अब डॉलर महंगा हुआ, फीड भी महंगी हो गई। अब जब फीड महंगी हुई तो हमने भी उसकी भी अल्टरनेट सोल्यूशन निकाले। अब हम थाईलैंड के पैटर्न पे फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें हमें टोटली फीड रिक्वायर्ड नहीं होती, हम अल्टरनेट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, राइस पॉलिश वगैरह। तो राइस पॉलिश 80-90 रुपये के जी है, तो वो हम फीड में यूज़ करते हैं, तो फिश की ग्रोथ सेम है, और कुछ प्रोबायोटिक्स उसमें ऐड करके बैक्टीरिया बनाते हैं, ज़ूप्लांटन, फाइटोप्लांटन, जिससे जो है वो फिश और अच्छी ग्रो करती है, और जो फीड के एक्सपेंस है वो आधे हो जाते हैं। यानी एक दिन हम फीड कराते हैं, एक दिन हम राइस पॉलिश की फर्मेंटेशन अच्छा करते हैं। ये बताइएगा, जैसे कि एक छोटा सा कोई फार्मर है या कोई एक बंदा है, स्टूडेंट है या कोई नौकरी पेशा बंदा है, वो साइड हसल के लिए एक फार्म लगाना चाहता है, तो उसकी फिजिबिलिटी आप ऐसी बताएं कि वो अपनी बचत में से लगा सके। तो आप बता सकें 1 टैंक या 2 टैंक, वो उसकी फिजिबिलिटी आप ज़बानी ज़रा बता दें हमें। देखिए, मैं ना कम से कम 2 टैंक्स रिकमेंड करता हूँ। 2 टैंक से, अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है तो कम से कम 2 टैंक से आप काम स्टार्ट करें। वो इस वजह से, हमें एक क्यों नहीं रिकमेंड करता, वो इस वजह से कि खुदा ना खास्ता किसी एक टैंक में कोई इशू आ जाए तो आपके पास एक अल्टरनेट टैंक होना चाहिए, जिसे हम हॉस्पिटल टैंक भी कहते हैं। मतलब ये कि कोई एक टैंक में इशू आया तो आप एक टैंक से मछली निकाल के दूसरे टैंक में शिफ्ट कर सकें। मीन्स ये नहीं कि आप एक टैंक खाली रखें, आप दोनों में मछलियां रखें। आप एक टैंक में 10,000 मछलियां भी वक्ती तौर पर डाल सकते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके एक टैंक में मसला हो गया कोई और दूसरा टैंक कोई नहीं हुआ तो आपकी सारी मछलियां मर भी सकती हैं। तो मिनिमम 2 टैंक से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप घर की छत पे करना चाह रहे हैं तो छोटे टैंक्स बना के वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। अदरवाइज लोगों ने प्लॉट लिए हुए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो वो अपने प्लॉटों को ज़ाया ना करें, वहाँ पे बाउंड्री वॉल लगाएं और सोलर का एक छोटा सिस्टम लगा लें, उसमें 2-4 टैंक लगा के अपनी जगह को यूज़ कर सकते हैं। कोई इसके लिए मीठा पानी रिक्वायर्ड नहीं होता आपको। आप कुछ कह रहे थे? कि बड़ी जगह पे लगाएं, घर पे भी लगा सकते हैं, घर के छतों पर मैं खुद लगाते हैं, और घर के सहन में भी लगा सकते हो आप।
2 टैंक आराम से। कितना बड़ा टैंक लग सकता है आम अमूमन? जगह को देखना होता है, हम विजिट करते हैं जगह का। चले मैं आपको एक ख्याली जगह दे देता हूँ कि 80 गज या 40 गज की जगह खाली है, तो उसमें कितना बड़ा टैंक लग सकता है? 1 लग सकता है, 2 लग सकता है? देखें इसकी ना आप चौड़ाई लंबाई जो भी प्लॉट हमें मिलता है ना, तो हमें जो है ना चौड़ाई लंबाई उसकी पता होनी चाहिए कि उस प्लॉट की क्या चौड़ाई है और क्या लंबाई है। उस हिसाब से जो है ना डायमेंशन पता चलती है कि कितनी डायमीटर्स के वहाँ पे टैंक लग सकता है। ठीक है जी, फरमा रहे थे आप। 40 गज की जगह होगी ना तो हम 20-20 के 2 वहाँ नहीं बनाते। वजह? बीच में हमें वो चाहिए चलने फिरने के लिए जगह 4 फीट की, एक साइड पे 4 फीट, बीच में 4 फीट दूसरे साइड में। तो लाजमी है कोई चले? हाँ, चलने के लिए हार्वेस्टिंग करोगे तो आपको आने जाने में अच्छा मसला होगा। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बताता नहीं है। देखनी होती है ना। अच्छा, तो अच्छा आप उसके अलावा भी बताइएगा कि अगर सपोज मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, आपने फार्म अपना टैंक भी लगा दिए, आपने सीड भी डाल दिया, अब अगर मुझे मुश्किल पेश आती है तो मैं कहाँ जाऊँ? आप अवेलेबल होंगे या फिर? देखें हम क्या करते हैं, हम लोगों को खुद कफील करते हैं, मीन्स के उनके पाँव पे खड़ा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई हम आपके कदमों में चीजें ला के दें। सही। जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे मछली के बच्चे का ही नहीं पता था कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा डालना चाहिए, किसकी ग्रोथ अच्छी है नहीं। हमें स्टार्टिंग में लोगों ने तिलापिया दी, वो वाइल्ड तिलापिया दे दी, वो कभी ग्रो ही नहीं कर सकती। वो जंगली तिलापिया मीन्स के वो 100-150 ग्राम पे एक तो बच्चे देना शुरू कर देती है। तो ये सीखने में हमें 1 साल लग गया। अब हम क्या करते हैं, जो लोग हमसे ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उन्हें प्रॉपर जगहें बताते हैं। हम उन्हें खुद अपने कमीशन के चक्कर में नहीं पड़ते कि यार हम खुद दिलाएंगे, हम अपना भी मार्जिन रखेंगे। हम बोलते हैं नहीं, आप जाएं डायरेक्ट हैचरी। हमारे सिंध में बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैचरियाँ बन गई हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। पंजाब को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। तवक्कल का आपने सुना होगा नाम, तवक्कल पंजाब में सबसे पुरानी और बड़ी हैचरी है, लेकिन अब उससे भी बेहतर हैचरियाँ ये हमारे सिंध में बन गई हैं। तो हम कहते हैं फार्मर को कि भाई आप खुद जाएं, आप इस इंडस्ट्री में आएँ, आप और भी चीज़ें देखें, सीखें, वहाँ पे जाएं, थोड़ी मालूमात लें। हमें तो पता नहीं था, हमें ये चीज़ें पता करने में ही 1-2 साल लग गए थे। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर हैचरीज का कॉन्टेक्ट देते हैं, वहाँ जाएं, उनसे प्रॉपर माल लें, किस तरह सीड उठाया जाता है, किस तरह ट्रेवल कराया जाता है, किस तरह स्टॉकिंग की जाती है। जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक जो है आप परफेक्ट नहीं हो सकते अपने काम में। 3 जगह पे चले जाएं, जिसके रेट अच्छे लगे उससे लें। अच्छा, आप दोनों अगर मुख्तसरन बता सकें, आने वाले कुछ सालों में आप बायोफ्लो फिश फार्मिंग को किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में, कि नौजवान तबका इस महंगाई में और इतनी बेरोजगारी बढ़ रही, तो आप क्या देखना चाह रहे हैं या क्या देख रहे हैं, ये किस लेवल तक जा रही है? लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, काम बहुत अच्छा, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं बायोफ्लो में। अभी डिफेंस में घर पे लगा गया हमें। ठीक। और हैदराबाद में भी चल रहा है काम हमारा, यहाँ गडा में भी अभी एक ऑर्डर है हमारे पास। बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुस्तकबिल इसका बहुत अच्छा है। दरअसल ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है। और जो अगर आप पोल्ट्री इंडस्ट्री को देखें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री तकरीबन तबाह हो चुकी है, क्योंकि सोयाबीन काफ़ी महंगा हो गया उस पर जब से बैन लगा है। जो मुर्गी पोल्ट्री फार्म वाले 30-32 दिनों में तैयार करके सेल करते थे मार्केट में, तो अब वो उनके लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि सोयाबीन नहीं है और उसके अल्टरनेट जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उससे मुर्गी की ग्रोथ नहीं आ रही। तो हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे आ रहे हैं जो इनका जो बिज़नेस है वो पोल्ट्री से रिलेटेड है, तो वो अब फिश फार्मिंग में आ रहे हैं, क्योंकि फिश एक वाहिद आइटम है जो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और हर जगह उसकी डिमांड है। लेकिन पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी तैयार होती है वो सिर्फ लोकली खाई जाती है, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो फिश का बहुत बेहतरीन स्कोप है, जो भी इस टेक्नोलॉजी में आएगा, सीखेगा, वो इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट कमाएगा। और आखिर में आप बताइएगा और आप भी बताइएगा कि कोई मशवरा जो नए आने वाले हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उनकी हार्वेस्टिंग या फिर उनका जो कल्चर है वो अच्छा हो और वो किसी भी मुमकिन या नामुमकिन नुकसान से बचे रहें। और देखिए, इस फार्मिंग में सबसे बड़ा इशू ऑक्सीजन का है। आपकी वाली बात है कि कुछ लोग सस्ते में टैंक लगा के देते हैं, तो कुछ लोग सस्ते के चक्कर में जो है वो सस्ती चीज़ें लगा लेते हैं, ऑक्सीजन का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। जब तक आपके टैंक में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिश ग्रोथ नहीं करेगी। आप सस्ते के चक्कर में ना जाएं, प्रॉपर चीज़ें लगाएं, जो प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने प्रॉपर हार्वेस्टिंग ली हो, प्रॉपर रिजल्ट्स लिए हो, जो पुराने हो, काम करने वाले हो, उनसे आप काम करवाएं, उनसे चीज़ें सीखें, तो आप कामयाब हो सकते हैं। सस्ते के चक्कर में जाएंगे, छोटी छोटी मोटरें या स्मार्ट और अजीब व गरीब लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है, वो कभी भी उनकी सक्सेस स्टोरीज मैंने नहीं देखी। बातें तो बहुत सुनी है लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है।
आफ्ताब भाई पाउंड आपको पता है ऑक्सीजन हम क्यों देते हैं टैंक में? पाउंड में ऑक्सीजन नहीं होती, वो कुदरती ऑक्सीजन होती है और इसमें हम देते हैं मशीन से। ये थोड़ा वजाहत करें, इसको मुझे समझ नहीं आई इसकी बात। देखिए ये हमारा जो टैंक है ना, शौकत भाई जैसे कह रहे थे कि वो ऑक्सीजन, तो हमारा टैंक जो है ना इसकी हाइट होती है 4 फीट, ठीक तो है, इसके अंदर हम मशीन ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, उसके लिए मशीन एक लगती है घर पे। सही। तो वो ऑक्सीजन और जैसे पाउंड होते हैं बड़े बड़े इंटीरियर में, जैसे बड़े बड़े पाउंड होते हैं, तो उसमें जरूरत नहीं होती, कुदरती हवा बनती है ना उसमें, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं तो जैसे कि आपने बताया, हम बड़े बड़े पॉन्ड देखते हैं, तालाब देखते हैं, उसमें तो ये ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं लगाते। हाँ, दरअसल उसमें ये भी मैं बता दूं आपको, वो उसमें ऑक्सीजन का सिस्टम इसलिए नहीं होता कि 1 एकड़ के तालाब में, यानी 1 एकड़ 4800 गज की जगह पे हम 1000 मछलियों की पार्किंग करते हैं, और हम यहाँ पे एक 20 फीट की जगह पे 1000 मछली डाल रहे होते हैं। अच्छा, तो वो ये है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। सही। वो जो है उसमें आप इस टैंक में भी आप डाल दें 800 लीटर पर फिश के हिसाब से, तो इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्योंकि बायोफ्लॉक बना रहे होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसको भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, फिश को भी रिक्वायर्ड होती है, तो इस वजह से हमारे लिए ऑक्सीजन ज्यादा। आप समंदर में देखें ना, समंदर में भी तो मछलियां हैं, बिल्कुल। वहां की मछलियों को कैसे ऑक्सीजन मिलती है? ये तो बड़ा वैलिड सवाल है, कभी सोचा नहीं। सोचा नहीं ना, ये समंदर में आपने देखा वेव्स जो बन रही हैं, बिल्कुल, वेव्स जो बनती हैं उससे मछलियों को ऑक्सीजन मिलती है। और गर्मियों में ब्रीडिंग सीजन होता है, आपको पता है गर्मी में फिश ब्रीड करती है, जब वो ब्रीड करती है तो एक एक मछली 1-1 लाख बच्चे देती है, तो उस हिसाब से समंदर में कितनी ज्यादा डेंसिटी में मछलियां हो जाती हैं। तो अल्लाह की निज़ाम देखें कि सर्दियों में इतनी तेज हवाएं चलती हैं, समंदर इतना तेज हो जाता है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन बनती है कि तमाम मछलियों को ऑक्सीजन मिलती है। और ये देखें कि सर्दियों में जब खाने का इंसानों के खाने के लिए सिस्टम है, तो उस दौरान समंदर स्लो हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलती मछली को समंदर में, तो वो सरफेस पे आ जाती हैं, और जो शिकारी यानी जो लांचे जाती हैं शिकार करने फिश को, तो उनको शिकार करने में आसानी होती है। तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है जिसपे जो है ना ये सारी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब के काफ़ी सेरा से हमने गुफ्तगू की बायोफ्लो फिश फार्मिंग के हवाले से। आइंदा भी हम बात करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन करते रहेंगे। आपको अगर फिश फार्मिंग के हवाले से कोई भी मसला हो या कोई आपने ट्रेनिंग हासिल करनी हो, टैंक लगाने हो, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।